हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। अच्छा शासन। देखिए, ये अच्छा शासन जो है अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसे हम सुशासन के नाम से भी जानते हैं, यानी गुड गवर्नेंस। आखिर गुड गवर्नेंस का अर्थ क्या होता है? तो ये पहले पॉइंट के अंतर्गत आता है कि अच्छे शासन का क्या अर्थ होता है। आप जानते हैं कि गुड गवर्नेंस क्या होते हैं? अच्छे शासन की संकल्पना को समझने के लिए सबसे पहले हमें शासन का अर्थ समझना होगा कि शासन का अर्थ होता क्या है वास्तविकता में। शासन क्या है? सत्ताधारी द्वारा जन सामान्य की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराना था, उनकी इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए शक्ति और अधिकारों का प्रयोग ही शासन कहलाता है। यानी जो शक्तियों का प्रयोग करते हैं वही शासन के रूप में देखा जा सकता है। यानी जो भी व्यक्ति शासन में अपने शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं वो जो है अच्छे शासन का जो है एक एग्जाम्पल है। लेकिन वो अच्छे कार्य है तभी अच्छा शासन कहलाएगा, और बुरे कार्य हैं जन कल्याण के लिए नहीं है तो वो जो है कुशासन कहलाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शासन शक्ति, नीति, योजनाएं और परियोजनाओं से संबंधित है। यानी साफ शब्दों में इसको कहा जाए तो जो है गवर्नेंस का, जो गुड गवर्नेंस का मतलब यही होती है कि शासन की शक्ति, नीति, योजनाएं और परियोजनाओं से संबंधित होती है, जिसका उद्देश्य जीवन की परिस्थितियों को बेहतर बनाना होता है। और लोग यह आशा करते हैं कि उनकी सरकार इस प्रकार से कार्य करे कि कम से कम जो है लागत पर परिणाम अधिक से अधिक आए। हर व्यक्तियों का यही इच्छा होता है कि कम से कम लागत हो और इसका परिणाम जो है अच्छे से अच्छे आए। शासन तब तक अच्छा बन जाता है जब सरकार के निर्णय और कार्य लोगों को सहमति, वैधता और उत्तरदायित्व पर आधारित होती है। इस तरह अच्छा शासन प्रक्रिया में उच्च गुणवत्ता के संबंध होता है। यानी अच्छे शासन की अगर बात करते हो तो इसमें जो है अच्छा गुणवत्ता होना भी स्वाभाविक बात रहेगी। आज समाज के सभी वर्ग अपनी सरकार को उसके शासन के आधार पर परखते हैं। पहले क्रूर राज्य की अच्छे शासन का प्रभावशाली हथियार माना जाता था। प्राचीन व मध्य भारत में एक राजा जो सर्वसत्तावादी होता था ही सामान्य जो है जन सामान्य की जरूरतों के लिए कर्तव्यनिष्ठ एवं उत्तरदायित्व समझा जाता था। देखिए, कहते हैं सरकार को हमेशा जो है सशक्त होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, जो कि समय समय पर रहने पे अपना सही डिसीजन ले सके और जन कल्याण के लिए फैसला लिया जा सके। तो उसे शासन के लिए अच्छा शासन का नाम दिया जा सकता है। आज के आधुनिक में समय में अगर देखा जाए तो एक अच्छा शासन जागरूक नागरिक और उत्तरदायित्व और संवैधानिक सरकार की ओर इंगित करता है। यानी अगर आज आधुनिक समय में आप देखोगे तो इसमें नागरिक का जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि कहते हैं पॉलिटिकल में तो कोई भी बंदा खड़ा हो जाता है, यानी राजनीति में कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाता है, लेकिन नागरिकों को समझना होता है कि कौन उनके लिए अच्छा कर रहा है और कौन उनके लिए खराब कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो है नागरिक जागरूक होना अत्यंत महत्वपूर्ण रह जाता है आधुनिक युग में। अच्छा शासन आज विकास की कुछ जो है मुख्य संकल्पना हो सकती है, और बहस का सबसे केवल इस प्रश्न से है कि विकास कैसे किया जाए। यह एक ऐसी धारणा है जो अपनी प्राकृतिक में विस्तृत और सकारात्मक भी है। यह विस्तृत इस कारण से है क्योंकि यह विकास की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी अभिलक्षित करती है, और इस प्रकार से विकास मात्र उन अनुस्थापित भी बनी रहती है, बल्कि जन केंद्रीय भी हो सकती है। दक्षता, ज्ञान, विकास हेतु सहयोग के लिए नए स्तरों पर जो है निर्माण इसकी सकारात्मक को दर्शाता है। आइए अब हम एक अच्छे शासन की विशेषताओं और उनके लक्षणों के बारे में जो है विस्तार पर वो जानने की कोशिश करें। यहाँ पर जो हमारा चैप्टर आया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर अच्छे गवर्नेंस के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। उसका अगला पॉइंट जो है एक अच्छे शासन की क्या विशेषता हो सकती है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है आपके समक्ष कि एक अच्छे शासन की क्या विशेषता होनी चाहिए। देखिए, जब तक आप किसी भी गवर्नेंस के बारे में यानी शासन के बारे में उसकी विशेषता नहीं जानिएगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि अच्छे गवर्नेंस कहते किसको है, यानी गुड गवर्नेंस होता क्या है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर आया है। कहते हैं अगला प्रश्न यही है कि अच्छे शासन की मूल्य विशेषता तत्व क्या हो सकती है। बहुत सी रिपोर्ट और अध्ययन से अनेक विशेषताएं बताई गई है। उदाहरण के तौर पर जो है कौटिल्य की पद्धति में निम्न विशेषताओं एक अच्छे शासन का निर्णय करती है। देखिए, कौटिल्य के द्वारा भी जो है अच्छे शासन करने की पद्धतियों को विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया था, और कौटिल्य ने साफ शब्दों में इस बात को कहा था कि कानून एवं व्यवस्था। देखिए, कोई भी अच्छा गवर्नेंस के लिए जो जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है वो है लॉ एंड ऑर्डर। कहते हैं लॉ ऑर्डर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, और इससे जो होती है सभी के लिए कानून व्यवस्था बनाना ही अच्छे गवर्नेंस का सबसे अच्छा विशेषताओं में से एक माना जा सकता है। दूसरी बात आती है लोक कल्याणकारी प्रशासन। देखिए, कोई भी शासन तभी शासन करता है जब लोगों के कल्याण की बातें सोचता हो।
अगर वो लोगों के कल्याण की बातें नहीं सोचता है तो उसकी शासन जो है उसकी कदम उखड़ जाती है। कहते हैं किसी को लालच दे देना या किसी के साथ जो है सिर्फ उसका फ़ायदा उठा लेना, ये प्रशासन की कोई भी नीति नहीं चलती है। क्योंकि हमारा भारत जो है पता है लोकतांत्रिक है और यहाँ पर लोगों की राज चलती है, न कि सरकार की राज चलती है। सरकार अगर जनता के लिए अच्छा से अच्छा करती है तो सरकार को जो है जनता सदैव ही चुनती है और सदैव ही उसको अपने पलकों पर बैठाती भी है। न्याय व तर्क के आधार पर निर्णय, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भारत में जो है कोई भी चीज़ न्याय व तर्क के आधार पर ही निर्णय लेने का प्रावधान एक अच्छे गवर्नेंस के रूप में देखा जा सकता है। उसके बाद है भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन। देखिए ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि कोई भी अगर वहाँ पर गवर्नेंस गुड गवर्नेंस चाहिए तो भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। कहते हैं हमारे देश को खोखला जो कर रहा है भ्रष्टाचार ही है। कहते हैं बहुत से सरकार आई और भ्रष्टाचार पे अपना जो है बहुत प्रयत्न किया, लेकिन ये भ्रष्टाचार को जो है ख़त्म करना संभव ही नहीं है। क्योंकि भ्रष्टाचार कहते हैं आज हर एक राजनीतिक नेताओं में भरे पड़े हैं, बड़े बड़े अफसरों में भरे पड़े हैं। कहते हैं जिसके पास जितना पैसा है उतना ही वो पैसे के लिए ललायत है। तो इस वजह से भ्रष्टाचार जो है मुक्त होना संभव ही नहीं लगता है, बहुत ही दुष्कर कार्य है। कहते हैं बहुत से जो है मैंने देखा है, बहुत से प्रचार देखे हैं, बहुत से लोगों की जो है कदम उठाते हुए देखा है, लेकिन इस पर जो है कोई भी कदम जो है कभी साकार हो ये संभव नहीं हुआ है अभी तक। विश्व बैंक ने अपनी 1989 में और 1992 के रिपोर्ट में जो है एसोसिएशन ऑफ इकोनॉमिकल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट जो है OECD, कमीशन ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस या 1995, यूनिट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP 1997 जो आदि में अच्छे शासन के गुणों को विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कोशिश भी किया है। यानी विश्व बैंक ने हर चीज़ों को जो है अपनी तरफ से रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया गया है कि अच्छे गवर्नर की क्या क्या गुण हो सकते हैं। अब यहाँ पर आता है हमारा एक पॉइंट, अच्छे शासन के कार्य के लिए एसोसिएशन डेवलपमेंट वैश्विक रिपोर्ट के अंदर निम्नलिखित प्रश्नों के रूप में साफ साफ रख दिया गया था और ये सारे प्रश्न कुछ इस प्रकार थे। पहला तो यही था कि क्या लोग शासन से पूरी तरह से भागीदारी करते हैं, क्या लोगों का जो है इंपॉर्टेंट अपना भागीदारी शासन में रहता है, क्या लोग तक सभी जानकारी पहुंच पाती है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या लोग निर्णय ले सकते हैं अथवा क्या वे निर्णय लेने वाले को दायित्व बनाए रख सकते हैं, क्या शासन में महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त हुआ है, क्या गरीब और पिछड़े लोगों की जरूरत पूरी होती है, क्या मानवाधिकार की गारंटी दी गई है, क्या वर्तमान नीतियों में भावी पीढ़ियों की जरूरतों का ध्यान रखा गया है। ये सारे प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको जो है एशियन डेवलपमेंट वैश्विक रिपोर्ट के अंतर्गत पूछा गया था और ये प्रश्न बहुत ही गंभीर है और इसको हर एक गवर्नेंस जो अच्छे गवर्नेंस की दावा करते हैं उनको इस सारे प्रश्नों का उत्तर जो है सही सही देने की आवश्यकता है। यहाँ पर अगर पहली पॉइंट के रूप में अगर देखा जाए तो उत्तरदायित्व है। आखिर उत्तरदायित्व का अर्थ क्या होता है। सर्वसम्मति से इस बात पर विशेष जोर दिया जाता है कि शासन उन लोगों के उत्तरदायित्व का सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए जो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। देखिए शासन में उनके उत्तरदायित्व बहुत बढ़ जाते हैं जो अच्छे पोजीशन पे हैं। मेरा तो ये भी मानना है कि जो अच्छे पोजीशन पे होते हैं उनको जो है देशव्यापी फैसले लेने चाहिए और हर एक व्यक्ति का जो है सही सही मार्गदर्शन करने के लिए सही फैसला होना ही जग कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। उत्तरदायित्व इस बात की ओर इंगित भी करता है कि नौकरशाही की भी जो है जवाबदेही होनी चाहिए कि वह क्या करती है और क्या नहीं करती है। संसदीय शासन प्रणाली ऐसे शासन प्रश्नों एवं वाद विवादों, बहसों और वजह अनुमोदन कमेटी की संसद के अन्य तरीकों के माध्यम से किया जाता है। कार्यपालिका अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से लोगों के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं, लेकिन यह भी सच है कि यह प्रक्रिया बहुत से कारणों से चलते जो है प्रभावहीन सिद्ध हुए हैं। यानी ये सारे क्रियाएं चलाई गई है लेकिन इसका प्रभाव जो है देखने को नहीं मिला है। चर्चा ये प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता, चरित्र में गिरावट, संसदीय प्रणाली की सरकार का कैबिनेट प्रणाली की परिवर्तन, राजनीति के अपराधीकरण और समाज का विघटन इसके प्रभावशील होने का मुख्य कारण माना जाता है। यानी बात वही सब आ गई जो मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ कि कहीं भी जो गुणवत्ता और चरित्र में गिरावट आ गई है प्रशासन में, जिसकी वजह से जो है इसकी जो गुणवत्ता नष्ट हो गई है। संसदीय शासन प्रणाली, सरकार के जो है कैबिनेट जो है प्रणाली में परिवर्तन और राजनीति में अपराधीकरण हो जाने के कारण इन चीज़ों में जो है बहुत गिरावट आया है और इवन कि लोगों की विचारधारा भी चेंज हुआ है राजनीतिक के रिगार्डिंग। लोग आज जो है कोई भी राजनीति में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। इसका कारण मात्र यही होता है कि वो सोचते हैं कि राजनीतिक में जो है कई मानने में बहुत से गलत लोग रहते हैं। तो चलिए ये तो लोगों की विचारधारा है, इसको हम बदल नहीं सकते हैं। दूसरी बात यही आता है कि उत्तरदायित्व के सरकारी निर्णय और कानूनों को जो है
न्यायिक समीक्षा के माध्यम से भी सुनिश्चित किया जाता है। यानी यहाँ पर जो है न्यायिक समीक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सरकारी निर्णय और कानून की जो है न्यायिक समीक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। नागरिकों की जो है जन सामान्य के हितों की अवहेलना करने वाले तत्कालिक मुद्दे पर जो है जनहित याचिका यानी PIL, जिसके विषय में हम पिछले चैप्टरों में कर चुके हैं, जिसको आपको समझना चाहिए कि जनहित याचिका होती क्या है, के माध्यम से जो है न्यायिक हस्तक्षेप की मांग किया जा रहा है। और इस प्रकार की कार्यप्रणाली जो है कई जगहों पर विकसित भी हो चुकी है, जैसे न्यूजीलैंड, कर्नाटक, ऑस्ट्रेलिया और भारत में भी लोकप्रिय काफ़ी हो चुका है। यानी जनहित याचिका जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि काफ़ी जो है डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। हाल ही के कुछ समय में उत्तरदायित्व का एक प्रभावशाली माध्यम जो है नागरिक चार्टर के प्रणाली आया है। यानी नागरिक चार्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके माध्यम से जो है काफ़ी चीज़ों को जो है उत्तरदायित्व को बताया जा सकता है। इस विचार की उत्पत्ति नागरिकों की नौकरशाही संस्कृति से बदल कर उनके स्थान पर जो जनहितैषी व्यवहार की शामिल करने के लिए की गई है। देखिए, जनहितैषी यानी जनता का जो है व्यवहार और जनता के लिए किया गया अच्छा कार्य इसी व्यवहार के अंतर्गत आता है, ताकि पुराने उदासीन और अनौपचारिक और संवेदनशील व्यवहार को उनमें शामिल न किया जा सके। पुराने समवर्ती मूल्य के स्थान पर आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्य को नौकरशाही में स्थान दिया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार से एक उत्तरदायित्व शासन प्रणाली के लोक सेवाओं के निम्न क्रियात्मक व्यवहारिक विशेषता को यहाँ पर जो है उजागर किया गया है। और ये जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा कि शासन प्रणाली में लोक सेवाओं की क्या जो व्यवहारिक विशेषताएं होती है। सबसे पहली बात तो यही आता है कि उपलब्धियों अभिमुख्य व्यवहार होना चाहिए। अधिकारियों का जो है न्याय संगत प्रयोग होना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। अधिकारों का जो है न्याय संगत प्रयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। लोगों की खुशहाली के लिए सदैव प्रयत्नशील होना चाहिए। निर्णय लेते समय तर्क और अनुभव का सदैव प्रयोग करना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ कि जो कोई भी विशेष पद पे होते हैं वो निजी नहीं होते हैं, वो सार्वजनिक होते हैं। इसलिए सार्वजनिक विचारधाराओं से ही आगे अपना फैसला लेना चाहिए। अपनी निजी जो है विचारधारा में उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि निजी एक व्यक्तिगत जो विचारधारा होती है वो स्वयं की भलाई के लिए ही होती है, प्रजा और जन कल्याण के लिए कभी नहीं हो सकती है। अपने दायित्व को पीछे हटने की पहचानना और दंड देना, ये भी प्रावधान होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। समय सीमा में नीति और योजनाओं को लागू करना भी बहुत जरूरी है। आपने देखा भी होगा, कोई भी सरकार यही बनती है तो यही बात कहती है कि जो भी हमने वादा किया है उस पर हम जो है बहुत संभव मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन देखा जाए जैसे उनको शासन प्राप्त हो जाती है वो जनता को भूल के जो है अपने ही जो जीवन को यापन करने लग जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है किसी भी जो है मिनिस्टर के लिए, कोई भी जो है जनता की भलाई करने वालों के लिए। कहते हैं दूसरी बात आता है चरित्र बल, योग्यता और लोक सेवाओं की लगन एवं व्याप्ति। कोई भी अगर बड़े लोग बनते हैं तो उनमें चरित्र बल होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए और लोक सेवाओं के लगन व्याप्त होना चाहिए। देखिए, लोक सेवा होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जो होता है लोगों की भलाई होती है। अगर आप लोगों की भलाई करोगे तो जनरल सी बात है दोबारा जो है लोग आपको ही चुनेंगे और आपको ही शासन पे बैठाएंगे, क्योंकि जनता भी यही चाहती है कि उनके भलाई के लिए कदम उठाया जाए। अगर बात यहाँ पर एक कदम उठाने की बात किया जा रहा है तो आपको पता है कि हमारे देश में जो शासन चल रही है उनका ये विचार था कि हम जो है जनता के लिए करेंगे, जनता के लिए शासित करेंगे। लेकिन अभी महंगाई ने इतना कमर लोगों के तोड़ दिया है कि हम तो सारी बातें भूल चुके हैं कि हमारे अच्छे दिन आएंगे, ये तो सपने से हो गए हैं। आज आम गरीबों के लिए कुछ भी नहीं मिला है। आम गरीब जो है अभी भी रो रही है, त्रास रही है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि हम डेवलपमेंट कंट्री बन चुके हैं, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी बढ़ गया है। अगर आपका इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ गया होता तो आम जनता को इतनी तकलीफ नहीं होती और भारत में दिन पर दिन जो है गरीबों की संख्या नहीं बढ़ती। तो सरकार को इस बात पे मंथन करने की आवश्यकता है कि आखिर भारत में जो है इतनी जो है महंगाई किस लिए बढ़ रही है। सरकार को देखिए, एक बात आपको याद रखना चाहिए कि ना तो हम मोबाइल या टेलीविज़न से या हम कुछ भी इससे हमें नहीं मिलने वाला है। हमें जब तक 2 वक्त की रोटी पेट में नहीं जाएगा तब तक हमारा जीवन नहीं चल सकता है। और ये हर एक गरीब, हर एक इंसान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सरकार बाहर जाके देखे और कुछ एक आम इंसान बन के देखे और कोई सामान खरीद के देखे, उनको ये समझ में आ जाएगा कि आम जनता किस प्रकार जो है अपनी आंसू बहा रही है और सिर्फ सरकार को कोस रही है। तो ये बहुत बड़ी ज़रूरी बात है जो हर एक प्रशासन वाले व्यक्तियों को समझने की आवश्यकता है। दूसरे से व्यवहार करते समय ईमानदारी, मित्रता और निष्ठा रखना चाहिए। कोई भी ये बात बहुत ज़रूरी होता है कि दूसरे के साथ व्यवहार हमारा किस प्रकार का होता है। निपुणता अनुकृष्टता से जो है निरूपिता कार्य की क्षमता मानी जाती है। तो ये गुड गवर्नेंस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है जिसको हर एक सरकार को इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
प्रत्येक देश में कई प्रकार की जो है स्थानिक एवं कानूनी व्यवस्थाएं होती है ताकि उत्तरदायित्व प्रशासन की विशेषताओं की जो है व्यापकता से सुरक्षित किया जा सके। उदाहरण के तौर पर भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय श्रमिक आयोग, अल्पसंख्यक व मानव अधिकारों के लिए राष्ट्रीय आयोग एवं भारत के लेखा महानियंत्रक जैसी संस्थाओं का गठन किया गया है। और नौकरशाही में राजनीतिक, कानूनी, संवैधानिक और व्यवस्पारक जो है वचनबद्धता का प्रबंधन करने के लिए किए गए प्रयास है। ये शासन की पक्षपाती प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार, अलगवाद और जो गोपनीयता को दूर करने का प्रयास करती है। इसका उद्देश्य प्रशासन गरीबों के प्रति संवेदनशील, लिंग अनुपातों के प्रति संवेदनशील तथा इससे भी बढ़कर जन सामान्य की जो है परेशानियों के प्रति संवेदनशील बनाना है। देखिए, ये बात जो मैंने अभी डिस्कस किया तो वही बात यहाँ पर आता है, गरीबों के प्रति संवेदनशील। गरीब क्यों व्यक्ति होते हैं? जब 2 वक्त की रोटी वो नहीं कमा पाते हैं तो कहते हैं सरकार को ये चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि फ्री क्या चीज़ कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट उनको ये देना चाहिए कि भारत में जो इतनी महंगाई बढ़ गई है उन पर जोरदार जो है अब प्रहार करने की ज़रूरत है और हर जनता तक भोजन को पहुंचाने की आवश्यकता है। और भोजन उनके 5 किलो से देने से कुछ नहीं पहुंचने वाला है। अगर वो अच्छे साधारण बनाते हैं, अच्छे रूल रेगुलेशन बनाते हैं जिसमें हर एक व्यक्ति को जो है काम मिल जाता है और हर व्यक्ति जो है गरीबी अनुपात से ऊपर उठता है, तो हो सकता है कि हमारा भारत देश का जो है सदैव विकास हो जाए। इसका उद्देश्य लोक सेवाओं के वंचित कार्यों को, व्यवहारों को कम करना है, उनकी क्षमता व सत्यनिष्ठता को बढ़ाना है। सरकार ने भी अपने स्तर पर ऐसे उपायों की शुरुआत भी की है जिसे जो है प्रशासन में उत्तरदायित्व की कार्रवाइयों को जांच किया जा सके। यानी सरकार ने बहुत सी ऐसी चीज़ बनाई है जिसका सरकार के जो है कार्यों को जांच किया जा सकता है। चलिए, ये जो है पारदर्शिता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकार के ऊपर पारदर्शिता रखना भी जरूरी मान्यता रखता है। अब देखते हैं कौन कौन से पारदर्शिता यहाँ पर सरकार के प्रति जागरूक बनाता है। इस संबंध में निम्नलिखित ध्यान में रखा जाता है कि पहला तो यही कि परियोजना द्वारा प्रबंधन यानी MBO मैनेजमेंट बाय द ऑब्जेक्टिव, जन शिकायतों को दूर करने के लिए मशीनरी का उपयोग किया जा रहा है। सूचना के अधिकारों को स्वीकार करना, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग एवं शासन करना, सत्ता का जो है लोकतांत्रिकरण और विकेंद्रीकरण करना, हश्र में खड़े समूहों का सशक्तिकरण और विशेषकर महिलाओं के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों के बीच स्वास्थ्य प्रतियोगिता, विभिन्न प्रकार के कानूनी नियमों और विनियम की जो है समीक्षा करना, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। स्थानीय सरकार के स्तर पर उत्तरदायित्व की स्थापना करने और हाशियों में खड़े समूहों का समर्थन करने के उद्देश्य से भारतीय संसद ने 1992 में जो है 73 और 74वें संविधान संशोधन की पारित किया गया था, जिसके विषय में हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं 73 आर्टिकल और 74 आर्टिकल संशोधन के लिए, ठीक है। जिसमें जो है सामान्य अन्य चीज़ों को साथ महिलाओं को जो है 33% आरक्षण और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण किया गया था। इसके साथ ही विकेंद्रीकरण विकास योजना, वित्तीय शक्तियों में वृद्धि तथा स्थानीय निकाय को अधिक वित्तीय शक्ति प्रदान की गई थी। इस प्रकार विकेंद्रीकरण और लोकतंत्रीकरण को जो विकासात्मक प्रशासन का मूल्यधार बनाया गया था। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार को जो है 79 मंत्रालय एवं विभाग नागरिकों चटर के रचना के संचालित कर रहे हैं। ये चटर निम्नलिखित कारण विवरण देते हैं। पहला तो यही बात देते हैं कि सेवाओं की जो है समय सीमा की और मानदंड के ऊपर जो है अपने विचारधारा रखते हैं, शिकायतों को कम करने के ढंग देखते हैं और चटर को लागू करने की जांच प्रणाली की स्वतंत्र समीक्षा के निर्धारित करना इनका सबसे बड़ा दायित्व बन गया है। केंद्र सरकार और अन्य राज्यों में लोक शिकायतों और शीघ्र जो है निस्तारण हेतु विशेष संस्थाओं एवं इकाई की स्थापना भी की गई है। इसका उद्देश्य है अधिकारी कल्याणकारी का ध्यान न देना, मामलों के निस्तारण में अत्यधिक समय लगने पर जो है अधिकारियों का जो है सहनशील पूर्ण रवैये पर अंकुश लगाना। देखिए, मैंने कहा ना, हर चीज़ का रूल रेगुलेशन बना हुआ है, लेकिन ये रूल रेगुलेशन जो होती है कागजी बातों में ही होती है, लेकिन अगर वास्तविकता में अगर आप चले जाओ कुछ बनवाने के लिए तो उसको कहते हैं 2-4 महीने तो लग ही जाते हैं। यानी जब तक आपके चप्पल नहीं घिसेंगे तब तक काम भी आपके पूरे नहीं होंगे, और काम भी पूरे तब होंगे जब आप उसके जेब गर्म करोगे। तो ये सारी बातें बनी हुई है, लेकिन इसका सरकार की तरफ से ठोस कदम नहीं उठाई जा रही है। शासन तंत्र में उत्तरदायित्व के बहन की भूमिका खुली और पारदर्शी होनी चाहिए। ये भी बहुत बड़ी बात है कि भूमिका खुली और पारदर्शी होना चाहिए। किसी भी निर्णय या कार्य में पारदर्शिता न लाने पर उसमें जो है भेदभाव की भूमिका होने के आदेश रहता है, यानी अंदेशा तो रहता है कि कहीं उसके भेदभाव न किया गया हो। पारदर्शिता से जो है पक्षपात की संभावना कम रहती है, सभी को पूर्वाग्रह के जो है मुक्ति मिलती है। भारतीय संसद ने सभी नागरिकों के लिए सूचना प्राप्ति के अधिकार की व्यवस्था भी किया है
और केंद्रीय मंत्रालय और विभाग खूब प्रचार प्रसार के साथ ऐसे काउंटर खोल कर लोग शिकायतों को आमंत्रित भी करते हैं। कहते हैं बहुत से रूल रेगुलेशन बनाई जाती है, लेकिन इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है? जब इसको आप प्रयोग करोगे तो आपको स्वयं ही इस बात का आभास हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारा पॉइंट अत्यंत महत्वपूर्ण आया है, स्वच्छ शासन की बाधाएं। देखिए, शासन हर जगह सही रूल रेगुलेशन के साथ चलता है, लेकिन कुछ बाधाएं जो होती है उसको चलने नहीं देती है, और कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो वो करने नहीं देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारा देश थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। अगर आपने देखा होगा कि जब बर्लिन की दीवार गिरी थी, जो गलगोचों ने किया था, तो उस समय भी बहुत बड़ी विडंबना थी। कहते वो अच्छा करना चाहते थे, लेकिन फिर भी जो है उनको अच्छा नहीं करने दिया, इसलिए जो कहते हैं जो है बर्लिन की दीवार गिराई गई, और इससे जो है आपको पता है कि सोवियत यूनियन जो है विभिन्न भागों में विभाजित हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात समझ वाली थी कि जहाँ पर कुछ अच्छा शासन करना चाहता है तो बहुत से बाधाएं आ जाती है, बहुत से लोग जो होते हैं उस पर अपना जो है विचारधारा रख देते हैं। तो यही बात यहाँ पर भी आता है, या कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते हैं। स्वच्छ शासन की बाधाएं अगर देखा जाए तो प्राय सभी देश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ शासन को लेकर बहुत गंभीर है, और सब चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे शासन का जो है प्रावधान किया जाए, लेकिन वो अपने नागरिकों को न्याय, उचित सम्मान एवं स्वतंत्र सामाजिक व्यवस्था कैसे उपलब्ध करवाएं, यह एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न खड़ी करती है। वो कौन से कारक है जो स्वच्छ शासन में बाधाएं उत्पन्न करती है, और इसके अनेक कारक उत्तरदायित्व हो सकते हैं, जिनमें से कुछ जो है यहाँ पर प्रमुख हैं। वो है भ्रष्टाचार, जनसंख्या वृद्धि और हिंसा की संस्कृति। देखिए, ये चीज़ें जो होती है कभी भी अच्छे गवर्नेंस चलाने के लिए जो है बाधाएं उत्पन्न करने के लिए जो है पर्याप्त है। कहते हैं कहीं अगर भ्रष्टाचार उपलब्ध है तो वहाँ अच्छा गवर्नेंस नहीं हो सकता। जनसंख्या वृद्धि भी हो रही है तो ये भी बहुत बड़ी बाधा बनती है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आती है हिंसा की संस्कृति, क्योंकि आपको पता है कि भारत में आए दिन देखने को मिलता ही है, हिंसा आए दिन जो है कहीं ना कहीं भड़कता ही रहता है। सबसे पहले यहाँ पर आता है हमारे समक्ष भ्रष्टाचार। देखिए, भ्रष्टाचार अधिकार को अवैध प्रयोग करना, यानी कोई भी अधिकार आपको मिला हुआ है तो आप गलत प्रयोग करते हो, और ये राजनीतिक में जो देखने को तो है आम मिलती रहती है कि लोगों के पास कोई पद मिला हुआ होता है तो उसका गलत प्रयोग करना एक स्वाभाविक बात बन गई है, जो व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है। हर व्यक्ति जो है व्यक्तिगत लाभ करना चाहता है। भ्रष्टाचार लगभग पूरे विश्व में व्याप्त एवं सार्वभौमिक बीमारी के रूप में देखा जा सकता है। इसे जनता और सरकार दोनों की हानि होती है। सरकार की हानि होती है, उतना ही जनता की भी हानि होती है। भारत जैसे देशों में यह कैंसर की तरफ व्याप्त हो चुका है। कौटिल्य के समय चरित्र और सत्यनिष्ठा पर मुख्य परोपकार थे। अनेक बार राजनीतिक नेता भ्रष्टाचार के आगे अपने हाथ खड़े कर देते हैं और इसे विश्वव्यापी समस्या कहकर पल्ला झाड़ देते हैं। कहते हैं अगर देखा जाए तो सारे लोग इसी में व्यस्त रहते हैं, और ये जो है अपना पल्ला झाड़ने की जो प्रवृत्ति बना रखे हैं वो बहुत बड़ी विडंबना है। हर सरकार जो है दूसरे सरकार पे आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती है कि भ्रष्टाचार उनके समय में था, लेकिन क्या उनके समय में नहीं था? क्या उनके समय में था नहीं? तो ये बहुत बड़ी यहाँ बात आती है कि किनके समय में था। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है। होते सभी के समय में है, लेकिन वो जो होते हैं अपना पल्ला झाड़ने के लिए सिर्फ एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। पहले की अपेक्षा अब इस पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। घोटाले के पर्दाफाश और उसके विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग भी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, लेकिन तब तक इसके लिए कोई भी कदम कारगर साबित नहीं होगा जब तक इस सभी प्रकार के भ्रष्टाचार में राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक और प्रशासनिक ने यह पूरी दृढ़ता और इच्छा शक्ति से नहीं लड़ा जाएगा। इस प्रक्षेपण में यह पता चलता है कि अच्छे शासन के लिए जो है भ्रष्टाचार से मुक्त होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए निम्न आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। पहली कदम तो यही है कि राजनीतिज्ञों, अफसरों और अधिकारियों के बीच गठजोड़ को तोड़ना चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि भ्रष्टाचार का कारण कोई आम गरीब जनता नहीं है। जो बड़े बड़े यहाँ राजनीतिज्ञ होते हैं, बड़े बड़े अफसर होते हैं और अधिकारी के बीच जो गठजोड़ होते हैं उसको तोड़ना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर भ्रष्टाचार आप दूर करना चाहते हो तो इनको भी जो है पारदर्शिता के रूप में देखना चाहिए। न्याय सस्ता होनी चाहिए, जिससे हर एक व्यक्ति जो है अपना अधिकार रख सके और अपना न्याय प्राप्त कर सके। देश, राज्य, स्थानीय स्तर पर जनहित याचिकाओं के लिए अदालतों का गठन करना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। सूचना के अधिकारों को अधिक प्रभावी बनाना जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हर क्षेत्र में जो है इन सारी प्रॉब्लमों का जो है कदम दर कदम जो है शोषण किया जा रहा है। साथ में अगर देखा जाए तो कानूनी लागू कराने वाली संस्थाओं को शक्तिशाली बनाना चाहिए कि उस पर किसी प्रकार का दबाव न हो। आपने देखा भी होगा कई जगहों पर जो न्यूज़ भी होती है किसी एक दो मंत्री की ही जो है पाठ कर रही होती है। भ्रष्टाचारियों की संपत्ति को जो है
जो अभियोग लाने के बाद अवलंबन जब्त कर लेना चाहिए। यह संपत्ति तभी लौटानी चाहिए जब वो निर्दोष सिद्ध हो जाए। नौकरशाहियों की जो है कार्यशैलियों को सुधारने के लिए नियम, उपनियम और जो है कार्यशील को जो है सरल बनाना चाहिए। समाज को नियम कानूनों के जो है परिपालन हेतु लंबंद करना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। सरकारी संगठनों में भाई भतीजावाद को समाप्त कर देना चाहिए। कहते हैं ये सारे कारण है जिसके वजह से जो है भ्रष्टाचार बढ़ता ही चला जा रहा है और हमारा देश को खोखला किया ही जा रहा है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जनसंख्या वृद्धि। देखिए, स्वच्छ शासन का सरोकार केवल प्रभावी कानून से नहीं है, प्रबंधियों और उनके क्रियान्वयन से भी नहीं है, बल्कि उसका सरोकार देश के सामाजिक आर्थिक संसाधनों की गतिशीलता उपयोग से भी है। जितने हम अपने देश के संसाधनों को जो है उपयोग करेंगे, उतना जो है ये देश खोखला होता चला जाएगा, ताकि उसका लाभ समाज के प्रत्येक सदस्य को मिल सके। देखिए, हमारा कोई भी संसाधन होता है वो सभी व्यक्तियों के लिए होता है, हर व्यक्ति जो इसका सुचारू रूप से प्रयोग कर सके। इस प्रकार पता चलता है कि विकास की प्रयास गरीबी और बेरोजगारी मिटाने का सशक्ति के लक्ष्य को हासिल करने और सभी नागरिकों को प्राथमिक शिक्षा एवं स्वच्छ खाद्य, पेयजल और आवास उपलब्ध कराने में असफल रहे हैं। ये हर सरकार कहती है कि हम जो है गरीबी दूर करेंगे, हम पेयजल बनाएंगे, हम आवास लगाएंगे, खाद्य उत्पादन करवाएंगे, लेकिन कहते हैं इस सभी चीज़ों में वो सदैव असफल ही रहते हैं और कोई भी सरकार जो है इसमें अच्छा से अच्छा कदम नहीं उठा पाया है, चाहे कोई भी सरकार हो। इसका मुख्य जो है कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग जो कहते हैं 35 करोड़ की जनसंख्या का बढ़कर वर्तमान में जो है 135 करोड़ से ऊपर बढ़ चुकी है। भारत कुछ राज्य जैसे केरल, तमिलनाडु, गोवा, मणिपुर जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त कर रहे हैं। वहीं कुछ राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार जनसंख्या में स्थिरीकरण में अधिक समय ले रहे हैं। इसका अर्थ यही हुआ कि अभी देखा जाए तो जनसंख्या कंट्रोल जो है कई राज्य नहीं करने के लिए अग्रसर है। बढ़ती जनसंख्या को संतुष्ट करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है और इसमें भूमि, जल, वायु संसाधन की वृद्धि आवश्यक होता है। भारत में किसी भी सरकार के लिए उचित शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, खाद्य, आवास एवं रोजगार की उपलब्धता कराना एक चुनौती होगी। यदि हम भारत के किसी भी महानगर को देखें तो ऐसा लगेगा कि वहाँ अधिकतम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं सफाई, पेयजल आपूर्ति, सड़कें, विद्युत की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। देखिए, यहाँ पर जो बात किया गया है सारे आज विपरीत है। अगर हम पेयजल की बात करें तो सरकार पेयजल फ्री करती है, ठीक है, सड़कों का मरम्मत कभी करती नहीं है। और विद्युत की समस्या क्यों नहीं उत्पन्न होगी? जब सरकारों ने फ्री कर दिया है विद्युत, तो विद्युत फ्री का आप अर्थ समझते ही हो कि फ्री का अर्थ होता है कोई कदर नहीं करना, कोई उसका सम्मान नहीं करना। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। कहते हैं जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी था, जो जनसंख्या के लिए इम्पोर्टेंट है, उन्हीं चीज़ों पर सरकार जो है बिल्कुल ही अपना जो है राजनीतिक सिक्का चला रही है। वास्तव में अनेक अच्छे शहर जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली में शासन करना कठिन होता जा रहा है। जनसंख्या में ही रही तीव्र वृद्धि से वास्तव में अच्छे शासन पर विराम लगा दिया है। जनसंख्या वृद्धि को शिक्षा, प्रसार, जागरूकता, लोगों की सहभागिता एवं विकास द्वारा स्थिर किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात जो किया जा रहा है शिक्षा का प्रसार। अगर आप शिक्षा को देखोगे तो आज स्कूल और में जाकर देखो, आपका शिक्षा का स्तर जो है आपको स्वयं ही पता लग जाएगा। मैंने एक बात नोट हमेशा किया है कि सरकार कहती है कि हमारा शिक्षा का व्यवस्था बहुत ही अच्छा है, सरकारी स्कूल में शिक्षा बहुत अच्छी दी जा रही है। तो सरकारी स्कूलों में जब अच्छी शिक्षा दिया जा रहा है तो उनके बच्चे को प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ये उत्तर मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप सब जगह अच्छे शिक्षा दे रहे हो, शिक्षा के मॉडल पे आप अपना सिक्का चला रहे हो, तो आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में क्यों जाते हैं? क्या कारण है? क्या गरीब का बच्चा गरीब है और अमीर का बच्चा अमीर बन गया? तो ये बहुत बड़ी जो है ये ऊंच नीच की भेदभाव आपके अंदर ही देखने को मिल रहा है। दूसरी बात है जागरूकता। कहते हैं जागरूक व्यक्ति तब होता है जब वो शिक्षित होता है, लेकिन आज के समय में अगर आप देखोगे तो एजुकेशन का लेवल इतना कम गया है कि एक बच्चा 10वीं भी पास कर लेता है लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं होता है, इवन कि उसको लिखने तक भी नहीं आता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। सरकार इस पर अपना पीठ थपथपा रही है, लेकिन कहते हैं ये विकास जो है बिल्कुल जीरो के समान है। तो ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं अगर इन चीज़ों को शिक्षा का प्रसार, जागरूकता, तभी जो है लोगों का भागीदारी यहाँ पर सुनिश्चित किया जा सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है हिंसा की संस्कृति। आखिर हिंसा की संस्कृति का क्या अर्थ है? आपने देखा होगा कि भारत जब से आज़ाद हुआ है उस समय से हिंसा की प्रवृत्ति जो है चलती चली जा रही है। इवन कि अंग्रेज ने भी इसी का ही सहारा लिया था, जिनका उनका नीति बनाया था कि फूट डालो राज्य करो की नीति। उनको पता था कि भारत के लोग जो है उनको धर्म, उनकी जाति पर जो है और भाषा के आधार पर उनको भड़काया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कई धर्म के लोग रहते हैं, वो अभी तक अपने आप को भाईचारे की भावनाओं में बंधे हुए नहीं हैं। तो इसका फ़ायदा जो है अंग्रेज़ों ने बहुत खूब
जो है बखूबी निभाया और उन्होंने फूट डाल राज्य करने की नीति अपनाकर भारत में कई सालों तक राज्य किया और अपना पैठ जो है जमाया। हिंसा की संस्कृति के अंतर्गत यही बात आता है कि बल का अवैध प्रयोग कानूनी व्यवस्था की समस्या है, लेकिन यदि कोई इसे अच्छा शासन के दृष्टिकोण से देखे तो स्पष्ट हो जाता है कि शांति और कानूनी व्यवस्था विकास के प्रथम सोपान के रूप में देखा जा सकता है। हड़तालें, दंगे, आतंकवादी हमले इस हिंसा की संस्कृति के हानिकारक तत्व के रूप में देखा जा सकता है। कहते हैं भारत में अगर देखा जाए तो हड़तालें और दंगे एक आम सी समस्या बन गई है। छोटी छोटी बातों पर जो है लोग भड़क जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर जो है हमारे जो सरकारी संपत्ति होती है उसको तहस नहस कर देती है। तो ये भी बहुत बड़ी विडंबना है। सरकार आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास पर तब अच्छी तरह से ध्यान दे सकती है जब जान माल की सुरक्षा आदि की ओर से निश्चित हो। इसके अतिरिक्त आतंकवाद भी कानूनी व्यवस्था को प्रभावित करने वाला एक बहुत बड़ा कारण के रूप में देखा जा सकता है और इसे विश्वव्यापी स्तर पर जो है इस पर एक्शन लिया जा रहा है। आतंकवाद विकास के लिए सबसे बड़ा बाधक के रूप में देखा जा सकता है। जो क्षेत्र आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित होते हैं वहाँ पर कोई भी निवेश पूंजी नहीं लगाना चाहता है और इसका सीधा प्रभाव वहाँ के रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सेवाओं पर लंबे समय तक पड़ता है। वहाँ का समाजी जीवन थम सा जाता है और लोग घरों में कैद हो जाते हैं एवं उनके मन मस्तिष्क और आतंक की काली छाया मंडराती ही रहती है और लोग जीना चाहते हैं पर जी नहीं सकते हैं। मानवाधिकार के मुद्दे का भी सामना करना पड़ता है। आतंकवादी जनसाधारण की जो है मानवाधिकार का जो है कदाचित ही आदर करते हैं, किंतु जब सरकार आतंकवाद को दबाने के लिए सख्ती करती है तो राज्य पुलिस द्वारा जनसाधारण के अधिकारों का हनन भी हो जाता है। इसके लिए स्पष्ट दृष्टिकोण, साहस, समझ की जरूरत है जिसे आपसी बातचीत द्वारा इसे मामले को सुलझाया जा सके। इसके लिए उपयुक्त जन शिकायतों का निवारण करना, पड़ोसियों की सहभागिता और आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। तो यहाँ बहुत बड़ी बात आती है कि हमें शिकायत का निवारण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश कोई भी हो, इसका जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें भागीदारी देना जरूरी है। आतंकवाद के विरुद्ध हर संभव कोशिश करना है जिससे आतंकवाद हमारे देश में पनप न सके। कहते हैं आतंकवाद पनपने का सबसे बड़ा कारण जो होता है, जो यंग लोग हैं उनको अवहेलना करना होता है। सरकार को अवहेलना उनको नहीं करना चाहिए, उनको जितना हो सके जॉब प्रोवाइड करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक कहावत भी है, खाली मन शैतान का घर। कहते हैं इनको जॉब नहीं मिल पाते हैं, पढ़ लिख लेते हैं और इनको कोई अच्छा जॉब नहीं मिलता है और ये गलत जो है प्रवृत्तियों में सम्मिलित हो जाते हैं और देश के प्रति ही जो है गतिविधियां करने स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे बड़ा अगर बात यहाँ देखा जाए तो यही है कि लोग बेरोजगारी की समस्या के कारण इस आतंकवादी जो है रूपरेखा में उतर जाते हैं। तो सरकार को सबसे इम्पोर्टेंट यही बात चाहिए कि जितना हो सके नौजवानों को जो है जॉब उपलब्ध कराना चाहिए और उनको खाली नहीं रहने देना चाहिए। हर क्षेत्र में जो है उनका जो है शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात है सरकार के लिए भी और जो है लोगों के लिए भी। पर जो हमारे समक्ष आया है सुशासन स्थापित करने के उपाय। देखिए, सुशासन स्थापित करने के क्या उपाय हो सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छ शासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के अनेक उपाय बता सकते हैं। आइए हम दो उपायों की चर्चा करें, जैसे कि लोगों की सहभागिता को सुनिश्चित करना तथा एक समक्ष, प्रभावशाली, ईमानदारी, पारदर्शी तथा कानूनों की पालन करने वाली शासन व्यवस्था के लिए कंप्यूटर एवं तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना। यहाँ पर अगर पहली बात देखा जाए तो सुशासन के लिए जो है लोगों की सहभागिता। देखिए, सरकार स्वयं सब कुछ नहीं कर सकती है जब तक जनता की यहाँ पर भागीदारी न सुनिश्चित किया जाए। शासन व्यवस्था के लोगों की सहभागिता को प्राथमिकता दी जा रही है और ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी भी लोगों की प्रशासनिक सहभागिता के क्षेत्र में विशेषकर स्थानीय सरकार के स्तर पर जो कुछ उपलब्ध कराया जा रहा है और जिसका क्रियान्वयन किया जाना है, दोनों में कभी अंतर देखने को मिला है। यह मुट्ठी भर लोगों के हाथ में शक्ति देने भर रह गया है। आज देखोगे तो एक ही व्यक्ति जीतता है, एक ही व्यक्ति शासन करता है, एक ही व्यक्ति शासन चला रहा होता है। कहते हैं न हम नए विचारधारा को लाते हैं, नहीं हम नई विचारधारा को आगे ले जाना चाहते हैं। आप देखोगे कि कुछ क्षेत्र में जो व्यक्ति लालच की पटारा फोड़ते हैं उनको ही सब वोट देते हैं। तो ये सरकार की गलती नहीं है, जनता की इसमें गलती रहती है, क्योंकि जनता सबसे इम्पोर्टेंट है। कहते हैं जनता को उन व्यक्तियों को चुनना चाहिए जो उनके हित के बारे में सोचे। तो यही बात यहाँ दर्शाता कि मुट्ठी भर लोगों के हाथों में शक्ति देने भर रह गया है। यह देखा गया है कि निर्णय लेने और उनके अनुपालन में लोगों की सहभागिता निम्नलिखित चीज़ों से सुव्यवस्थित हो रही है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर यही आता है कि उदासीन एवं सक्षम अफसरशाही पर रोक। दूसरे शब्दों में लोगों की सहभागिता को प्रशासन के स्तर पर दबाव बनाया जा सकता है कि अफसर कार्य करे और समय पर करे। आपने देखा होगा कि सरकारी ऑफिस में तो काम होता ही नहीं है, आए दिन आपको बातों को टाला जाता है। जो काम एक दिन में होना चाहिए उसको 50 दिन लगा देते हैं।
तो इसका लापरवाही किसको माना जाए? क्या सरकारी तंत्र को माना जाए, या सरकार को माना जाए, या सरकार के जो है बहुत छोटी रवैया को माना जाए? कहते हैं अगर सरकार एक बार किसी अपने दफ्तर में चली जाती है तो ब्रेकिंग न्यूज़ हो जाता है कि ब्रेकिंग न्यूज़ हो गया ये कि जो है अपने क्षेत्र में अपने जो विभाग में है मंत्री जी प्रस्थान किए है, वहाँ पर जो है कर्मचारियों सुध लिए है। आखिर इस बात की ब्रेकिंग न्यूज़ किस बात की? जब आपकी विभाग है, आपको कार्य करना था वहाँ पर आपको लोगों को सुध लेना था, तो आप ये ब्रेकिंग न्यूज़ क्यों बना देते हो, या जाते क्यों अमावस्या पूर्णिमा? तो ये बहुत बड़ी सवाल प्रश्न चिन्ह उठता है। कहते हैं जब मालिक ही नहीं आएगा तो वहाँ पर क्या व्यवस्था होगा वो कोई सुनिश्चित नहीं कर सकता। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है किसी भी शासन सहभागिता के लिए। जवाबदेह एक उत्तरदायित्व शासन के तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। अगली बात यही आती है कि स्वशासन और विकासात्मक प्रशासन के मध्यम के रूप में, यानी स्वशासन और विकासात्मक शासन के मध्य क्या हो सकता है? स्थानीय विकास हेतु स्थानीय संसाधनों को खोजना एवं उनका उपयोग करना और लोगों को सिखाना ये भी अनिवार्य बना देता है। लोगों की भूमिका या तो किसी से सामाजिक संगठन का सदस्य के रूप में हो, या हित और दबाव समूह अथवा कल्याणकारी संगठनों अथवा किसी राजनीतिक दल के सदस्य के रूप में, अथवा अफसरशाही और राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्थानीय सरकार का भाग बन कर हो सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है, अगर देश में आप अच्छा से अच्छा करना चाहते हो तो जॉब की उपलब्धता आपको कराना पड़ेगा और जितना हो सके कीमतों पर नियंत्रण करना पड़ेगा, तभी जो है अच्छा सरकार भी चल सकती है और यहाँ पर किसी प्रकार की जो है तकलीफ भी नहीं होगी जनता को। सरकार चाहती है कि लोगों का योगदान लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत और नगर पंचायत स्तर पर अथवा पारदर्शी एवं सलाहकार समितियों और संस्थाओं में शामिल करके हो। नागरिकों की अपेक्षा की पूरी करने के लिए लोग स्वयं संगठित होकर नीतियों की मांग कर सकते हैं। वो समूहों के रूप में संगठित होकर सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों का समर्थन करें, जैसे कि वो खराब नीतियों के विरोध में एकत्र होते हैं। इसके लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन, पीपल्स इन्फ्लुएंसेड हेल्प एंड जो है शिक्षा बचाओ आंदोलन इत्यादि संगठन सम्मिलित है। कहते हैं इस परिक्षेप में लोग सरकार का एवं संगठन के पक्ष पर विपक्ष में विचार विनिमय की भूमिका भी निभा सकते हैं, क्योंकि विपक्ष का मतलब ही होता है प्रेशर ग्रुप, और प्रेशर ग्रुप जो है सरकार के प्रति हर बातों को समर्थन या उसको नकार भी सकती है। इस प्रकार लोग शासन से प्रशासन के विवाद हल करने के कार्य कर सकती है एवं लोग एवं अफसरशाही के बीच सेतु का कार्य भी कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा सूचना सरकार की जानकारी तथा राजनीतिक आर्थिक सुविधाओं के स्तर पर लोगों की सहभागिता को निश्चित करना अत्यंत जरूरी है। इससे स्थानीय लोगों में से अधिकांश शासन व्यवस्था को बाहर रहते हैं। अंततः हमारी सरकार के विकास और नीति निर्माण में गरीब वर्गों को जोड़ने का सदैव प्रयास किया गया है। पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकाय में महिलाओं के लिए जो है 33.3% का आरक्षण इस प्रकार एक बहुत बड़ा कदम देखा जा सकता है। स्थानीय सरकारों में सुनिश्चित जातियों के अथवा अनुसूचित जातियों के लिए उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उदाहरण के लिए यदि किसी जिले में 20% अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं तो जिला परिषद में उसके लिए 20% स्थान आरक्षित होंगे। इसी प्रकार यदि किसी गांव में 1% अनुसूचित जातियों के लोग रहते हैं तो उन्हें ग्राम पंचायत में 1% आरक्षण प्राप्त होगा। कहते हैं पिछले वर्गों के लिए आरक्षण को राज्य सरकार छोड़ दिया गया है, और यह कहना गलत नहीं होगा कि अभी भी सरकार की कथनी और करनी में बहुत ही अंतर देखने को मिल रहा है, और यही बात शासन और स्थानीय शासन में जनता की सहभागिता के मामले में भी सच है। कहते हैं बहुत बातें जो होती सिर्फ किताबी बातें होती है या सिर्फ लिखी हुई होती है, लेकिन इसमें बहुत अंतर आपको देखने को मिल सकता है कि करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है। केवल मुट्ठी भर लोग हैं जिनके सशक्त बनाया गया है। आप देखोगे भी तो कुछ मुट्ठी भर लोग ही हैं, चंद लोग हैं जिनको काफ़ी सशक्त बनाया गया है। सबको सशक्त बनाने की सरकार भी कदम नहीं उठा रही है, और कदम उठाती तो हर जनता के लिए कार्य करती, और जनता कार्य करने का मतलब यही होता है कि यहाँ पर महंगाई पे कंट्रोल करना, सभी को रोजगार देना, ये सबसे प्राथमिकता होती है। कहते हैं इलेक्शन भी इन्हीं नामों से जीती जाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आया कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी जो है भूमिका स्वच्छ शासन साधन के रूप में। देखिए आज के समय में जैसे आधुनिक युग है, वहाँ पर कंप्यूटर की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आज हर क्षेत्र में पारदर्शिता की जरूरी है, और लोग भी चाहते हैं पारदर्शिता ही चाहते हैं। इसलिए कंप्यूटर जो है कई राज्यों में अपना जो है भली भांति कार्य कर रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी भी है, और सरकार की तरफ से भी जो है कंप्यूटर को काफ़ी प्रोत्साहन भी दिया गया है। अब तक चर्चा के अनुसार हमें इस बात को ध्यान से समझना होगा कि अच्छे शासन का सार लोक हितैषी तथा सत्ता में भागीदारी होना है। एक तरफ तो संवेदनशील पहुंच में नैतिक पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था होना दूसरी तरफ है। कंप्यूटर सूचना औद्योगिक के प्रयोग को अच्छे शासन के प्रभावशाली साधन के रूप में देखा जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित सुधार की अपेक्षा की जा सकती है। कुछ यहाँ पर सुधार भी बताए गए हैं। पहला सुधार तो यही होता है
कि जन सेवाओं की कम मूल्य पर आपूर्ति, जो जन सेवाएं हैं उनमें कम से कम जो है पैसों पे उपलब्ध होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सूचना प्रसार द्वारा जन सशक्तिकरण का जो है प्रयास करना ये भी बहुत जरूरी है। सरकारी कार्य में खुलापन और पारदर्शिता होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार और जनता द्वारा नए विचारों और अवधारणाओं को सरकार की कार्य प्रणाली से जोड़ना ये भी बहुत जरूरी है और ये कार्य कंप्यूटर भलीभांति कर सकती है। नियमों एवं जो है पाबंदियों को संबंध जानकारी या सरकार की कल्याणकारी एवं जो विकास परक योजनाओं की जानकारी अथवा किसानों और नागरिकों को मौसम संबंधी जानकारी देने के जो है कंप्यूटर काफ़ी सुलभ एवं आसान बना देता है। कहा जाता है कि भ्रष्टाचार निर्णय लेने वाले और स्वीकार करने वाले के रूबरू होने का जो है दुष्परिणाम है। इसके उनके बीच कंप्यूटर का रिकॉर्ड व्यक्तिगत संबंधों को कम करके भ्रष्टाचार को दबा सकती है। उदाहरण के लिए एक किसान अपनी भूमि का रिकॉर्ड कंप्यूटर से प्राप्त कर सकता है। एक नागरिक अपने कारों आदि की भुगतान कंप्यूटर पर बिना लाइन में लगे, बिना काम छोड़े अथवा कैश काउंटर पर गिए बिना ही कार्य कर सकता है। भारत में मध्य प्रदेश के धारा जिले में ज्ञान दूत कार्यक्रम लागू किया गया है, जो अनेक प्रकार की सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाए जाते हैं। उदाहरण स्वरूप ऑनलाइन पंजीकरण, भूमि रिकॉर्ड की प्राप्ति, कृषि उत्पाद के नीलामी केंद्र की जानकारी बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध हो जाते हैं, जो कि बहुत जरूरी भी है और बहुत अच्छा भी है। इस सुविधाओं में जो है ऋण प्राप्त करने की जो है नियमबंदी, बीजों की मूल्य, उर्वरक तथा कृषि यंत्र, बिजली कटौती का समय, डीजल की उपलब्धता को जोड़ना जा सकता है। इस व्यवस्था में प्रशासनिक विलंबन घटेगा, जो भ्रष्टाचार का एक कारण है। इससे नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं पर लगने वाली कीमत एवं समय भी बचेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी सरकारी कार्य करवाना होता है तो लंबे लंबे लाइन लगने पड़ते हैं और आज कल के रूप में छोड़ दिया जाता है, तो लोगों का दिहाड़ी भी खत्म होती है और इससे जो उनकी परेशानी भी और बढ़ जाती है। नागरिकों की ये सुविधाएं उनके घर पर ही मिल जाएगी। कर्नाटक की सरकार शैक्षिक दाखिलों और चयन शिक्षाओं का तबादले का जो है वेतन देने के मामलों में पारदर्शिता के लिए कंप्यूटर का प्रयोग कर रही है। कंप्यूटरों को जो है मुख्यमंत्री के आदेशों और हिदायतों के पालन की स्थिति में जानने के लिए भी प्रयोग किया जा रहा है। यह क्षेत्र के प्रबंधन के लिए उपयोग किया जा रहा है तथा इससे स्वास्थ्य, आवास और अन्य सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं का भी सार संक्षेप बनाने का काम भी लिया जा रहा है। केरल में एक जो कंप्यूटराइज योजना फ्रेंच के प्रयोग किया जा रहा है, जो तेज, विश्वसनीय, तुरंत समक्ष नेटवर्क के रूप में सेवाओं का वितरण कर रहा है। यह लोगों की सुविधाएं सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है और भारत की केंद्रीय सरकार ने भी रेलवे, मानव अधिकार संसाधन विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास योजना आयोग तथा जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसे अनेक विभागों को मंत्रालय में प्रशासन की जो है कंप्यूटराइज व्यवस्था को लागू किया है। कहते हैं अगर सभी बातों को देखा जाए तो कंप्यूटर जो है इस भ्रष्टाचारी और जो है गुड गवर्नेंस के लिए इम्पोर्टेंट भूमिका अदा कर सकता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत समझ वाली थी। अगला चैप्टर और भी इंपॉर्टेंट है, तो अगला चैप्टर देखना मत भूलना। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है। पहला ये है कि आपको जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक भी पहुँचाने में तिरपान स्टडी सेंटर का सहायता करना है। दूसरी बात ये रहता है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखोगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरी बार प्राप्त करने में आपको बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि जैसे ही आप यूट्यूब पर सर्च करोगे टॉपिक, आपको तिरपान स्टडी द्वारा बनाया गया कोई भी वीडियो प्राप्त नहीं होगा। पहले वो वीडियो आएगा जो पहले यूट्यूब पे मौजूद है। ठीक है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो उसका आपको होम पेज मिल जाएगा और वहाँ पर आपको पता है वीडियो के ऑप्शन में सारे वीडियो के लाइन से आपको मिल जाएगा। जो वीडियो आपके काम के हैं उसको सेव कीजिए, देखिए और अच्छे अंक प्राप्त कीजिए।